प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। जब कभी केंद्र का संबंध त्रिकोण से बनता है तो हम उसे बहुत अच्छा समझ लेते हैं और कई बार आम तौर पे हम उसकी कमजोरी और उसकी मजबूती को बहुत अच्छे तरीके से परिभाषित करने से चूक जाते हैं। ऐसी कौन सी बात है जिसका हमें फल कथन करते समय या कुंडली अध्ययन करते समय बहुत निश्चित रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होती है? इसी कार्यक्रम के साथ उपस्थित हूं, कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। आइए विषय पे लेके आता हूं। आज के कार्यक्रम में आपको मैं बताने वाला हूं, जैसे अगर मान लीजिए कोई भी ग्रह अगर केंद्र के स्वामी बन जाते हैं, कोई भी ग्रह अगर केंद्र का अधिपति है, जैसे मान लीजिए मंगल यहां केंद्र के अधिपति है जहां 8 नंबर या 1 नंबर लिख दिया, और अगर वो युति में किसी ऐसे ग्रह के अधिपति के साथ बैठे हैं जो तीसरे, छठवें और एकादशवें भाव के स्वामी हैं। जैसे मान लीजिए अगर मेष लग्न की कुंडली बनती है तो अष्टम भाव के भी स्वामी मंगल होते हैं, लेकिन उसके साथ वो बुध के साथ अगर संबंध बनाएंगे तो वो तीसरे और छठवें भाव के स्वामी हो जाएंगे। मेष लग्न की कुंडली के लिए बात कर रहा हूं, या किसी भी लग्न की कुंडली के लिए अगर कोई भी ग्रह जो केंद्र का अधिपति होता है और अगर वो किसी ऐसे ग्रह के साथ बैठा है जो तीसरे, छठवें या आठवें के साथ एकादशवें भाव का स्वामी है, तो ये दोनों ही ग्रह या जो प्रमुख ग्रह है जो केंद्र का स्वामी है, अब उसके प्रभावों में कमजोरी आ जाएगी क्योंकि वो त्रिषड आयस के साथ बैठा है। इसका अर्थ यह होता है कि अगर कोई ग्रह केंद्र का अधिपति है तो वो निश्चित रूप से योग कारक ग्रह की भूमिका में तब होगा, या वो योग कारक ग्रह की भांति परिणाम तब करेगा जब वो ग्रह त्रिकोण के अधिपति के साथ मैत्री करता हो या उनके साथ मैच करता हो या बैठता हो। यह बहुत गंभीरता से समझने वाली बात है। अगर धनु लग्न की कुंडली बनती है, धनु लग्न की अगर कुंडली बनती है तो त्रिषडाय में 12वां भाव नहीं आता, तो अगर सूर्य और गुरु एक साथ बैठ जाते हैं या सूर्य या मंगल एक साथ बैठ जाते हैं, या तुला लग्न की कुंडली बनती है तो शुक्र और शनि एक साथ बैठ जाते हैं, या अगर जन्म कुंडली में वृषभ लग्न की कुंडली बनती है तो वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, तो शनि और सूर्य, चूंकि शनि चतुर्थ, नवम और दशम के अधिपति हैं तो चतुर्थ के अधिपति सूर्य हैं, मतलब ये त्रिकोण के अधिपति होते हैं शनि, तो चतुर्थ के केंद्र के अधिपति होते हैं सूर्य। इन दोनों परस्पर आपस में शत्रु ग्रह का भी एक साथ किसी भाव में बैठ जाना अच्छा ही देगा। क्यों अच्छा देगा? क्योंकि सूर्य अकेले चतुर्थ भाव केंद्र के अधिपति हो गए और त्रिकोण और केंद्र के अधिपति होकर के शनि योग कारक ग्रह की भूमिका में आ जाते हैं। मतलब अगर तुला लग्न की भी कुंडली बनती है तो अगर केंद्र के अधिपति बनते हैं कोई ग्रह तो वो त्रिकोणेश के साथ संपर्क करेंगे, तभी वो योग कारक ग्रह की भूमिका में आएंगे, या तभी उस युति का श्रेष्ठ परिणाम देखने को मिलेगा, या फिर वो दोनों ग्रह तब अच्छे परिणाम करेंगे जब उनमें से कोई भी एक ग्रह तीसरे, छठवें या एकादशवें भाव का स्वामी न हो। अगर वो इन भावों के अधिपतियों के साथ संपर्क में जाएगा जो केंद्र का अधिपति है तो ये एक अच्छा संबंध नहीं कहा जाएगा और इसे उत्तरोत्तर कमजोरी या थोड़े अशुभ परिणाम मिलेंगे। अब इसी सिद्धांत को और भी गहराई से समझते हैं तो अगर मान लीजिए, बहुत गहराई से मुझे देख करके एकदम बिल्कुल समझिए, आराम से समझिए इस बात को, कि जन्म कुंडली में अगर मान लीजिए कोई ग्रह किसी तीसरे या छठवें या एकादशवें भाव के स्वामी के साथ बैठ गया, मान लीजिए ऐसा सभी कुंडलियों में तो लागू होगा नहीं कि अगर मान लीजिए जो केंद्र का अधिपति है वो इस भाव के अधिपति के साथ ना बैठा हो या छठवें के साथ ना बैठा हो या एकादशवें के साथ ना बैठा हो। अगर मान लेते हैं कि इनकी युति जो केंद्र के अधिपति हैं उनका संबंध तीसरे, छठवें और एकादशवें भाव के स्वामी के साथ किसी भाव में युति हो जाती है तो ये मध्यम परिणाम, मतलब वो जो कठोरता है वो थोड़ी कमजोर हो जाएगी। कब कमजोर होगी? जब या तो तीसरे भाव में किसी शुभ ग्रह की राशि हो, या छठवें भाव में किसी शुभ ग्रह की राशि हो, या एकादशवें भाव में किसी शुभ ग्रह की राशि होती है, तो जब यह संबंध बनेगा तो इसे मध्यम युति कहेंगे, मतलब इसे मध्यम प्रकार का फल देने वाला युति कहा जाएगा। लेकिन
अगर वो केंद्र का स्वामी है और तीसरे, छठवें और एकादशवें भाव के स्वामी के साथ युति कर रहा है, बैठा है, एक साथ बैठे हैं एक भाव में, और अगर ये भाव किसी पापक ग्रह की राशि लेकर के बैठे हो, जैसे 8, जैसे 1, जैसे 11, है ना, तो अगर पापक ग्रह की राशि बनेगी और उनके साथ अगर ये केंद्र का अधिपति बैठेगा तो ये क्रूरतम संबंध कहा जाएगा और ये कठोरता से जातक को अपनी दशाओं में परिणाम देने वाला होगा। फिर व्यक्ति के मानसिक, फिर व्यक्ति की राजनीतिक, फिर व्यक्ति की सांसारिक, फिर व्यक्ति का आध्यात्मिक, फिर व्यक्ति की आर्थिक परिस्थितियों को उस व्यक्ति के जीवन में परेशान होते देखा जाएगा। ये दशाओं के क्रम को बहुत अच्छे तरीके से समझने का एक सिंपल सा मेथड हो सकता है, एक ट्रिक हो सकता है कि आपकी कुंडली में कौन से ग्रह युति में बैठे हैं। मुझे यह भी पता है कि यह कार्यक्रम भी नहीं चलेगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।